ताइवान पर हमला कब करेगा, कैसे करेगा, पहला हमला कहां करेगा, किस हथियार से करेगा। दुनिया के थिंक टैंक इन सवालों के जवाब तलाशने में लगे हैं, क्योंकि चीन ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने पर अड़ा है। युद्ध के लिए ताइवान के इर्द गिर्द जमा है और ताइवान ने भी चीन को टारगेट करके अपने तोप तान लिए हैं। चीन की सेना ने भले ही अपने मिलिट्री ड्रिल को रोक दिया है, लेकिन ताइवान के आसपास गश्त करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। चीन की आक्रामकता को देखते हुए वॉशिंगटन में अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञों के एक ग्रुप ने चीन के अटैक प्लान पर बड़ी रिसर्च की है। चीन का युद्ध करने वाला मॉडल कैसे होगा, सबसे पहला हमला कहां होगा, इन सब बातों के बीच चीन के गश्ती प्लेन ने ताइवान के साथ युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है, क्योंकि चीन ने अपनी मिलिट्री ड्रिल और उसके बाद श्वेत पत्र में ताइवान को ताकत के दम पर अपने नक्शे में मिलाने की बात कर युद्ध के खतरे को फिर जिंदा कर दिया है। Taiwan is China's Taiwan. Why would some people trample on China's red line on the Taiwan question, while emphasizing sovereignty and territorial integrity on the Ukraine issue? This is a typical double standard. पूरी दुनिया में यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या चीन वाकई परमाणु हमला कर देगा। अगर करना होगा तो शी जिनपिंग फैसला कितनी देर में लेंगे, और उन्होंने बटन दबाने का फैसला कर लिया तो चीन का पहला टारगेट कौन होगा। क्या चीन का निशाना अमेरिका होगा, क्या चीन का निशाना जापान होगा, या फिर ताइवान पर चीन का पहला परमाणु बम गिरेगा। 成功完成各项任务，有效检验了部队一体化联合作战能力。战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整。 अमेरिका के एक थिंक टैंक की रिपोर्ट आपको हैरान कर सकती है, क्योंकि इसने चीन को लेकर ऐसी बातें बताई हैं जिसकी आहट अब बहुत साफ साफ सुनाई देने लगी है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में CSIS यानी यूएस सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट पर इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ये रिपोर्ट ऐसे हालात पर वॉर गेम एक्सरसाइज की है जिसमें चीन और ताइवान को लेकर युद्ध को आगे बढ़ाया गया है। इसमें चीन के हमलों, चीन के खिलाफ काउंटर अटैक और युद्ध के नतीजों पर बहुत डिटेल में बात की गई है। यानी अगर दक्षिण चीन सागर या पूर्वी चीन सागर में चीन युद्ध की शुरुआत करता है तो उसकी नेवी का मुकाबला किससे होगा, हमले किसके खिलाफ ज्यादा होंगे, और क्या इसमें परमाणु अटैक की भी नौबत आ सकती है। यूएस सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने इस सिम्युलेटेड वॉर गेम के लिए दो टीम बनाई, एक है रेड टीम और दूसरी ब्लू टीम। रेड टीम हमला करने वाला पक्ष होता है, जबकि ब्लू टीम डिफेंसिव रोल में रहता है, या कहें कि जिसके खिलाफ रेड टीम ने युद्ध छेड़ा है। यूएस सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने भी अपनी वॉर गेमिंग को हर पक्ष की ताकत और उसकी क्षमता के आधार पर लड़ने के लिए दो टीम बनाई। इनमें पूर्व मिलिट्री कमांडर से लेकर चीन, जापान और ताइवान के एक्सपर्ट शामिल हुए। मेज पर प्रशांत महासागर का बड़ा सा नक्शा रखा गया। चीन और ताइवान के साथ अमेरिकी अड्डों को नोट किया गया। रेड टीम, जिसमें चीन की तरफ से हमला करने की तमाम संभावनाओं को समझने वाले एक्सपर्ट थे। ब्लू टीम, जिसमें अमेरिका, जापान और ताइवान की तरफ चीन को काउंटर करने वाली फोर्स के विशेषज्ञ थे। इन दोनों टीम के साथ इस युद्ध को सिमुलेट करने, उसमें फैसले लेने और उसके काउंटर अटैक को समझने के लिए CSIS ने इस वॉर गेमिंग को शुरू किया, और उसके जो नतीजे आए वो बहुत डराने वाले हैं। युद्ध के हालात में चीन की नौसेना और चीन की रॉकेट फोर्स जो करेगी, युद्ध के पहले हफ्ते में क्या क्या हो जाएगा,
इस पर CSIS की रिपोर्ट में दो बहुत बड़ी बातें सामने आई हैं। पहला ये कि चीन इस युद्ध में ताइवान पर परमाणु हमला तक कर सकता है, यानी ताइवान को चीन पूरी तरह खत्म कर देगा और चीन उसे दुनिया का दूसरा हिरोशिमा बना सकता है। अब देखिए दूसरी बात, जिसमें चीन ताइवान पर हमला करने से पहले अमेरिका पर हमला करेगा। उसके टारगेट पर हवाई द्वीप के साथ अलास्का होगा और मेनलैंड में सैन डियागो तक उसकी मिसाइल हमला करेंगे। चीन अमेरिका के साथ जापान को भी नहीं बख्शेगा, वो प्रशांत महासागर में अमेरिकी अड्डों को तबाह करेगा। इसमें उसके गुआम समेत सभी बड़े सैन्य अड्डे शामिल होंगे। 我们愿意为和平统一创造广阔空间，但绝不为各种形式的台独分裂活动留下任何空间。我们正告台湾民进党当局，勾连外部势力进行谋独挑衅，最终只会加速自身覆灭，把台湾推向灾难深渊。搞台独分裂绝不可能得逞，出卖国家民族利益必将遭到彻底失败。 लेकिन ये सब फौरन नहीं होगा। प्रशांत महासागर में तनाव बना रहेगा, युद्ध होता रहेगा, लेकिन फाइनल हमले से पहले चीन आसपास के टारगेट को खत्म करेगा। CSIS की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और अमेरिका के बीच जंग हुई तो पहले हफ्ते में किसी को भी बढ़त नहीं मिलेगी, कोई जीतता या हारता हुआ नजर नहीं आएगा। यानी खतरा ऐसा है कि ताइवान को लेकर अगर युद्ध हुआ तो ये भी यूक्रेन में चल रही जंग की तरह लंबा खिंच सकता है। चीन की कोशिश होगी कि वो ताइवान की लीडरशिप को खत्म करे या उसे ढहने पर मजबूर कर दे। लेकिन चीन की इस रणनीति के आगे उसके दो बड़े दुश्मन रुकावट बन सकते हैं। इस बात को वो बहुत अच्छी तरह से जानता है। पहला है अमेरिका और दूसरा है जापान। चीन को पता है कि अमेरिका ने काउंटर किया तो वो उसके बंदरगाहों और लॉन्चिंग पॉइंट वाले मिलिट्री बेस को अपनी क्रूज मिसाइल अटैक से उड़ाने की पूरी कोशिश करेगा। इसलिए चीन अमेरिका और जापान के अड्डों पर पहले से हमला कर देगा। चीन की इस क्षमता को इसलिए बहुत बारीकी से आंका गया है क्योंकि चीन अपनी ऐसी फायर पावर को खुल्लम खुल्ला दिखा भी रहा है। चीन न सिर्फ दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास कर अपनी ताकत दिखा चुका है, बल्कि युद्धाभ्यास के बहाने अपनी मिसाइलों को जापान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी गिरा चुका है। यूक्रेन का सबसे खतरनाक हमला। रूस का एयरबेस उड़ाया। तबाह की रूस की कमांड पोस्ट। जंगी जेट का कब्रिस्तान बनाया। खेरसौन में दिल दहला देने वाला हमला। क्राइमिया का किला हिल गया। इन धमाकों की आवाज क्रेमलिन तक पहुंची। क्या रूस रण छोड़ देगा? ये यूक्रेन की मिसाइलों की आंधी है। अंधाधुंध नॉन स्टॉप। सेट टारगेट पर बरसते अग्निबाण भीषण तबाही मचा रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन का पिस्की फ्रंट विस्फोटक हमले से दहल रहा है, जहां आमने सामने ग्राउंड बैटल चल रही है। तो आसमान से रॉकेट और मिसाइलों की शक्ल में मौत बरस रही है। डोनेत्स्क से महज 10 किलोमीटर दूर इस मोर्चे पर यूक्रेन फ्रंट फुट पर है। रूस के समर्थन वाले डोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक के पांव उखड़ रहे हैं।
लुहांस्क पर कब्जा जमाकर बैठी रूस की सेना को अगर यूक्रेन ने इस फ्रंट से पीछे धकेला तो युद्ध में बहुत बड़ा टर्न आ सकता है। यही वजह है जो यूक्रेन ने डोनेत्स्क में पूरी ताकत झोंक रखी है। अमेरिका और यूरोपीय देशों से मिले हथियारों के दम से यूक्रेन ने रूस के कैंप में खलबली मचा रखी है। इस बीच क्राइमिया एयरबेस पर सीरियल विस्फोट की डिटेल भी सामने आई, जो रूस की सेना का मनोबल झकझोरने के लिए काफी है। ब्लास्ट साइट की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरों को देखिए। पश्चिमी क्राइमिया में रूस की साकी एयरबेस की तस्वीरें रिलीज की गई हैं। यहां मंगलवार 9 अगस्त को सीरियल धमाके हुए। धमाके से पहले और बाद एयरबेस का दृश्य कैसा है, इसे अब देखिए। तस्वीर नंबर 1। धमाके से पहले साकी एयरबेस पर रूस के 9 जंगी जेट साफ देखे जा सकते हैं। इस कंपाउंड में लड़ाकू विमान के पास कई बख्तरबंद गाड़ियां भी नजर आ रही हैं। अब हमले के बाद देखिए क्या हाल हुआ। सभी फाइटर जेट कबाड़ बन गए। कंपाउंड में खड़ी गाड़ियों के परखचे उड़ गए। पूरा एयरबेस बारूदी तपिश में खाक हो गया। तस्वीर नंबर 2। साकी एयरबेस के करीब रिहायशी बस्तियों को भी विस्फोट से नुकसान झेलना पड़ा। धमाके से पहले साकी एयरबेस के पास बस्ती हरी भरी दिख रही है, वहीं धमाके के बाद पूरा इलाका झुलस गया। दावा किया गया कि साकी बेस पर रूस को 20 लड़ाकू विमान का भारी नुकसान हुआ है। साकी बेस की तबाही साबित कर रही है कि यूक्रेन के हमले पहले के मुकाबले ज्यादा धारदार साबित हो रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए अपने नए हथियारों का खजाना खोल दिया है। यूक्रेन को हाईमार्च से लड़ने के लिए सुपर पावर, भारी मात्रा में रॉकेट, हजारों तोप के गोले, मोर्टार की सप्लाई बढ़ाने जा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को सहायता राशि का बजट $9 अरब कर दिया है। हथियारों के साथ यूक्रेन फोर्स को बेहतरीन सैन्य प्रशिक्षण देने के लिए कई देशों ने गठबंधन किया है। यूक्रेन की सेना को डेनमार्क ने स्पेशल ट्रेनिंग देनी शुरू की है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम पर डेनमार्क $14 मिलियन खर्च कर रहा है। इससे पहले ब्रिटेन ने यूक्रेन की फोर्स को ट्रेनिंग दी। ब्रिटेन ने 120 दिन में 10,000 यूक्रेनी सैनिकों को प्रशिक्षण दिया। यूक्रेन सेना को वॉर ट्रेनिंग देने वालों में कनाडा भी शामिल है। स्वीडन ने 120 टॉप कमांडर, जबकि फिनलैंड ने 20 प्रशिक्षकों को यूक्रेन भेजा है। विध्वंसक हथियार, बेहतरीन ट्रेनिंग और वतन पर मर मिटने के जज्बे के साथ यूक्रेन की सेना जंग लड़ रही है, जिसके चलते रूस को जोरदार पलटवार झेलना पड़ रहा है। वहीं युद्ध के मैदान में रूस पर खूंखार कैदियों की बटालियन उतारने के भी आरोप लगे हैं। रूस की जेलों में बंद कुख्यात अपराधियों को युद्ध के मैदान में उतारने के रूस के प्लान का खुलासा कैदियों और उनके परिजनों की बातचीत के रिकॉर्ड से चला। अमेरिका का मीडिया बता रहा है कि रूस ने हजारों की तादाद में कैदियों को जेलों से निकालकर यूक्रेन में युद्ध लड़ने भेजा। युद्ध लड़ने गए खूंखार बंदियों में हथियारे और ड्रग्स के आदी हैं। युद्ध लड़ने के लिए कैदियों को लालच के तौर पर 6 महीने में सजा से माफी का ऑफर दिया गया। यही नहीं, आरोप है कि रूस ने कैदियों को 1 लाख से लेकर 2 लाख रूबल तक का ऑफर दिया। कैद से आजादी और लाखों रूबल का ऑफर लेने वाले अपराधियों को महज 15 दिन के सैन्य प्रशिक्षण के बाद युद्ध क्षेत्र में उतार दिया गया। जाहिर है क्रिमिनल बटालियन ज्यादा देर तक जंग के मैदान में टिक नहीं सकी। यूक्रेन के सैनिकों से सीधी लड़ाई में रूस के ये कैदी लड़ाके चारों खाने चित हो गए। इसी वजह से युद्ध में रूस के सैनिकों के मौत के आंकड़े 50,000 तक पहुंच चुके हैं, जैसा कि यूक्रेन की फौज दावा कर रही है। हालांकि जान माल के नुकसान से ज्यादा रूस की टेंशन ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट ने बढ़ा दी है। ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 3 लाइनें क्षतिग्रस्त हैं। ये लाइनें संयंत्र को यूक्रेन की पावर ग्रिड से जोड़ती हैं।
रूस इस सुविधा को अपनी पावर ग्रिड से जोड़ना चाहता है, लेकिन परमाणु पावर प्लांट में रेडिएशन वाले पदार्थ के 174 कंटेनर रखे गए हैं, जो किसी भी हमले के चपेट में आए तो हाहाकार मच जाएगा। फिलहाल ज़ैपोरिज़िया रूस के सैनिकों के हवाले है, लेकिन कितने दिन रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि पावर प्लांट को हासिल करने की पूरी कोशिश में यूक्रेन फोर्स लगी है। जिस तरह यूक्रेन की सेना के हमले बढ़े, उससे देखकर लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब ज़ैपोरिज़िया फिर यूक्रेन के कंट्रोल में हो। देखा जाए तो ज़ेलेंस्की की सेना ने अब लड़ाई की रणनीति पूरी तरह बदल दी है। यूक्रेन अब एक तय समय सीमा के तहत इलाके दर इलाके जीतने के मिशन पर है, जिसके तहत खेरसोन रीजन को दिसंबर 2022 से पहले जीतने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं रूस को क्राइमिया से खदेड़ने तक युद्ध लड़ने की ललकार प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भर चुके हैं। Присутність російських окупантів в Криму – це загроза для усієї Європи і для глобальної стабільності. Не може бути безпечним Чорноморський регіон, поки Крим окупований. क्राइमिया में रूस के एयरबेस को मिसाइल से दहलाने का दावा यूक्रेन की तरफ से हुआ है। हालांकि रूस अभी हमले की जांच की बात कह रहा है, मगर ये नहीं भूलना चाहिए कि क्राइमिया इस पूरे युद्ध का सेंटर स्टेज है। 8 साल पहले क्राइमिया के चलते ही रूस यूक्रेन में आधुनिक दौर का विवाद शुरू हुआ।